गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस। मैं हूं आपका अपना आसिफ सर और आज हम पढ़ने वाले हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई एंड ह्यूमन बीइंग्स। कल भी हमने काफ़ी कुछ एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था। फिर आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, जिसको हम बोलते हैं, और अलग अलग पार्ट से किस तरीके से प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ 9th और 10th से रिलेटेड आईसीएसई बायोलॉजी की वीडियो डेली अपलोड होती रहती है। वीडियो पसंद आए देखने के बाद तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो भाई। हाँ जी, तो कल का काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था, उसी में थोड़ा सा कंटिन्यू कर देते हैं। तो कल जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, कहाँ चला गया वो? हाँ जी, कल हमने भास्कर का एग्जांपल लिया था कि किस तरीके से भास्कर की मसल्स में जो भास्कर की मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हुआ था, वो भाग भाग कर लैक्टिक एसिड डिपोजिशन किया था। दीपांशु क्या लिख रहा है ये? ना भूल, अच्छा आगे का लिख रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। इक्वेशंस की बात करें बच्चे तो ये आप ध्यान से देखो। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। ग्लूकोज में क्या हुआ था? ग्लाइकोलिसिस, तो पाइरूवेट बना था और फिर वो पाइरूवेट ने एनएरोबिकली क्या बनाया था? लैक्टिक एसिड, और साथ में क्या बनाए थे? 2 एटीपी बनाए थे। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया था, किसी को कोई डाउट नहीं था। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड बना था बच्चे, ये हमने किस में पढ़ा है? एनिमल्स में पढ़ा है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ईस्ट प्लांट हो गया, या फिर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से उसकी इक्वेशन और देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सभी लोग रेडी हैं अच्छी तरह? चलो तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, बेसिक इक्वेशंस आप सभी को पता है, बस यहाँ पे एनारोबिक की चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो हम पढ़ने वाले हैं ये हम प्लांट्स में देखेंगे, प्लांट्स में। ठीक है, ईस्ट जो होती है उसमें, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एनारोबिकली जो रेस्पायर करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, उसमें। तो इन 3 एग्जांपल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और इक्वेशन समझते हैं फटाफट से। जैसा कि बच्चे पता है, जो फूड है वो सेल में पहुंच चुका होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, तो सेल में फूड पहुंच चुका है, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म के पास क्या आ चुका है बच्चे? ग्लूकोज आ चुका है ना, C6H12O से। ग्लूकोज बनने के बाद बच्चे, ग्लूकोज बनने के बाद कौन सा प्रोसेस होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा? ग्लाइकोलिसिस। बहुत बढ़िया। तो इसमें बच्चे क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ हो रहा है बच्चे? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है, सब में ही कॉमन है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक है, सब में ये चीज़ कॉमन है। और फिर अल्टीमेटली हमें क्या मिलते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। क्या मिलता है बच्चे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है इन प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया में, ये बनाएगा एल्कोहल। क्या बनाएगा बच्चे? एल्कोहल। कौन सा? इथाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बनेगा बच्चे? इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल एल्कोहल बनेगा। और साथ ही साथ इथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। इसको रट लेना, 10th क्लास में समझाया जाएगा कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, बट 9th क्लास में आपको ये फॉर्मूले याद करना पड़ते हैं। ठीक है, इथानॉल बोल दो या इथाइल अल्कोहल बोल दो। और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएंगे एनर्जी के, जो कि कौन है? ATP। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो बच्चे, ये वाली जो इक्वेशन है
इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें जो मेन प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला बच्चे? इथाइल एल्कोहल। क्या मिला? इथाइल एल्कोहल। ठीक है। और अगर हम यहाँ ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारे मसल्स में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता था, यहाँ पर बच्चे हमें क्या प्रोडक्ट मिला था? लैक्टिक एसिड। ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये क्या हो गया? लैक्टिक एसिड ह्यूमन बींग्स में की मसल्स में प्रोड्यूस होता है, और बाकी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड इधर बन गया और वहां पर क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल। अब ये जो बच्चे एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन को बेटा हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फर्मेंटेशन। ये दोनों ही जो एनएरोबिक रिएक्शन है जिसमें इथाइल एल्कोहल बन रहा है और साथ ही साथ इथाइल एल्कोहल के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बन रहा है, तो ये क्या है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन बच्चे देखना दो टाइप्स की हो गई। किस तरीके से? एक फर्मेंटेशन रिएक्शन में क्या बना? इथाइल एल्कोहल, तो हमने उसका नाम क्या दे दिया? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हमने क्या बोला बच्चे? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और दूसरी फर्मेंटेशन में बच्चे क्या मिला था जो हमने कल पढ़ा था? फटाफट से लिखकर बताएं। एक और जो फर्मेंटेशन हमने कल पढ़ी थी उसमें क्या बना था? लैक्टिक एसिड। तो यहां पे हम उसका नाम क्या देंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो दोनों ही क्या है? एनएरोबिक की रिएक्शन है, बट दोनों में फर्क क्या है बच्चे? एल्कोहल किस में बनता है? प्लांट्स है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, उसमें बनेगा, तो हम बोलेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में हो रही है ह्यूमन बींग्स की, तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। तो उस फर्मेंटेशन को हम क्या बोल देंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो ओवरऑल बच्चे ध्यान से सुनना, आपका होमवर्क, ठीक है, जो लोग यहाँ पर अभी हैं 27 स्टूडेंट्स, आपका जो होमवर्क है आज ही के आज कंप्लीट करके फोटो भेजोगे आप। होमवर्क आपका ये है कि आपको इक्वेशंस लिखनी है, कंप्लीट इक्वेशन जैसे आपको सिखाई गई है। ठीक है। किसकी? आप भेजोगे एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन, फिर आप भेजोगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन। बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन कितनी बनेंगी? दो इक्वेशंस बनेंगी। एक किस में बनेगी? ह्यूमंस में बनेगी, और दूसरी इक्वेशन किसके लिए बनेगी? प्लांट्स, बैक्टीरिया और ईस्ट, इनके लिए बनेगी। तो कितनी रिएक्शंस आप भेजोगे? 1 2, ये 1 2 एंड 3 रिएक्शंस आप भेजोगे, और उन तीनों रिएक्शंस में आप पूरा पूरा शो करोगे। ठीक है। लिखना कुछ नहीं है, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में लाइनों में कुछ नहीं लिखना, इक्वेशंस में जितना आप लिख सकते हो जैसे हमने आपको सिखाया है। जैसे ये वाली जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ग्लूकोज और फिर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ, इस तरीके से आपको 3 इक्वेशंस बनानी है, लिखनी और फोटो हमें भेजनी है। ठीक है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे अभी के अभी क्लास के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा और फिर कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है। फटाफट से ये कौन बताएगा कि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन को उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो हमें कौन सी इक्वेशन बनती है? एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम रिवर्स कर दें तो कौन सी इक्वेशन बनती है? फोटोसिंथेसिस बनती है। ठीक है। तो अब बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, अब बच्चे जो हम सीखने वाले हैं आगे, थोड़ा सा सरिता अग्रवाल बुक से थोड़ा सा और रेफर कर लेते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं हमारे पास, तो जिनके पास सरिता अग्रवाल बुक है सभी के पास होएगी, कैथीड्रल वाले जो है। तो पेज नंबर आप 94 पर ऑलरेडी आपको ये नीचे डायग्राम मिल जाएगा। इस फ्लो चार्ट को समझना, ये पूरा फ्लो चार्ट हम पढ़ चुके हैं, देखने में आपको डर सा लग रहा होगा बट समझते हैं धीरे धीरे। देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या शो किया है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या यूज होता है? ग्लूकोज। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या यूज होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस, और क्या बनेगा? पाइरूवेट। एनएरोबिक में भी ग्लूकोज में क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस, और क्या बनेगा? पाइरूवेट। दोनों फ्लो चार्ट में आप देखो बच्चे, पाइरूवेट तक एकदम क्या है? सेम टू सेम। पाइरूवेट तक, पाइरूवेट बनने तक कोई चेंज नहीं है बेटा। समझ रहे हो? यस सर, नो सर, कुछ लिखो।
कि पाइरूवेट तक कोई चेंज नहीं है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक। अब चेंज कहाँ आएगा? अगर हम एरोबिक की बात करें तो पाइरूवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन का क्या हुआ? इन्वॉल्वमेंट। और जैसे ही ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो हमने नाम क्या दे दिया? एरोबिक। यहां पे देखो क्या लिखा है दूसरी जगह? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखा है बच्चे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जैसे ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हमने इसका क्या नाम दे दिया? एन एरोबिक। ठीक है। अब एरोबिक में जैसे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो पाइरूवेट कंबाइन करता है किसके साथ? एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। ये आपको परसों पढ़ाया था हमने कि पाइरूवेट विल कंबाइन विथ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विल एंटर इनटू अ साइकिल कॉल्ड एज क्रैब साइकिल, केकड़ा साइकिल, है ना। क्रैब अपन स्पेलिंग देख रहे थे उस दिन। क्रैब साइकिल। तो यहाँ पे बच्चे क्रैब साइकिल चलती जाएगी, ये गोल गोल साइकिल घूमती जाएगी और उसका एज अ बाई प्रोडक्ट हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने ग्लूकोज का यूज किया, ग्लाइकोलिसिस में पाइरूवेट बना और फिर क्रैब साइकिल में हमने इस पाइरूवेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये तो हो गया क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब समझते हैं कि भाई एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे बच्चे पाइरूवेट तक तो सेम है। अब अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो अब दो तरीके से एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। अगर आप लोग की बात करें, जानवरों की बात करें जो कि आप लोग हो, तो जानवरों की बात करें बच्चे तो यहाँ पे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। जैसा कि कल हम सीख चुके हैं कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं। और जैसे कल भास्कर का एग्जाम्पल हमने लिया था तो यहाँ पे मसल्स में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड मसल्स में ज़्यादा डिपॉजिट होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मसल फटीग। क्या बोलते हैं बेटा? मसल फटीग। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ये जो टेबल के जस्ट ऊपर जो कुछ इटैलिक्स में लाइनें लिखी हुई है ना, इसमें मसल फटीग के बारे में लिखा हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम द मसल्स के जस्ट ऊपर इस जगह आपको अपनी बुक में मसल फटीग वर्ड मिल जाएगा। अगर हम प्लांट, ईस्ट और बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे बच्चे क्या मिलता है? इथाइल एल्कोहल और साथ में क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज हो रही है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि अगर प्लांट, ईस्ट और बैक्टीरिया है तो इथाइल एल्कोहल बन रहा है, तो हमने इस फर्मेंटेशन का नाम क्या दिया? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसका हमने क्या नाम क्या दिया? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, इसको और अच्छी तरह समझते हैं। चलो भाई, जितनी ज़्यादा अच्छी तरह हम समझते हैं उतना अच्छी तरह समझ में आता ही जाएगा। अब देखो, डायग्राम आपको देखने में बहुत कठिन कठिन सा लग रहा होगा, बट बच्चे अभी फ्लो चार्ट आप समझोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो चुके हैं तो ये जो पेज आप देख रहे हो ना, पेज नंबर 95 अपनी अपनी बुक्स में, सब कुछ आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम को सीखते हैं। बच्चे शुरुआत में हमारे पास क्या था? ग्लूकोज था। ठीक है, क्या था बच्चे? ग्लूकोज था। ग्लूकोज में कौन सा प्रोसेस हुआ? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ और क्या बन गया? पाइरूविक एसिड। अब ये फॉर्मूले हैं इसके, पाइरूविक एसिड का ये फॉर्मूला है, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखना है, क्या? पाइरूविक एसिड। ठीक है, कोई हमें इसका फुल फॉर्म बताएगा? एडीपी। किसी को आइडिया हो एडीपी का? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बहुत बढ़िया, शाबाश आकांक्षा। बच्चे देखो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, डाई मतलब क्या होता है? दो। तो जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने एक फॉस्फेट के साथ और कंबाइन किया तो क्या बन गया? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पे आप देखो कितनी एटीपी रिलीज हो रही है? 2 एटीपी रिलीज हो रही है और पाइरूविक एसिड बन चुका है। ठीक है, अब इस पाइरूविक एसिड को अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो ये पाइरूविक एसिड कौन से सेल ऑर्गेनल में एंटर कर जाएगा बेटा?
माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल शुरू हो जाएगी? क्रैब साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्रैब साइकिल में 36 एटीपी प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये वाला जो सीन है ये तो किसका हो गया? एरोबिक का। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो पाइरुविक एसिड क्या करेगा? आगे बढ़ेगा और फिर डिपेंड करेगा। अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं और एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो पाइरुविक एसिड से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, और इसको हमने क्या बोल दिया? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर पाइरुविक एसिड से अल्कोहल बन रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो हमने इसको क्या बोला? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड स्किप हुआ, NaDH2। NaDH2 भी बच्चे एक टाइप की एनर्जी होती है। ये डिटेल में अगर अपन क्लास में पढ़ रहे होते हैं, ऑफलाइन बोर्ड पे पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करते, बट हाल फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो फुल फॉर्म है वो आप याद रख सकते हो, वो हम लिख दे रहे हैं निकोटिनामाइड। आप लोग भी नोट कर लेना, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखोगे रिड्यूस्ड। अब ये क्या है, क्यों है, वो आपको ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। इसीलिए आप फुल फॉर्म याद रख लेना, क्लास 10th में ये फुल फॉर्म काम में आएगा, ठीक है। रोबोटिक वॉइस आना शुरू हो गई, मतलब कि यहाँ पे इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है। इंटरनेट तो बढ़िया चलना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है भाई? आ जाएगी आवाज़, धीरे धीरे सर हो जाएगी। सर आपकी आवाज़ अटक रही है। यस सर, यस सर, ऐसा है भाई। चलो तो हो जाएगी, आवाज़ जो है वो सही हो जाएगी। यहाँ पे लैग हो रहा है। हेलो हेलो, चलिए तो हो जाएगी आवाज़ सही। यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन। चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इंटरनेट का आजकल इशू बड़ा चल रहा है। चलिए तो आवाज़ रोबोटिक वॉइस आ रही है। अरे चलो, रोबोट ही बोल रहा हो, समझ में तो आ रहा है ना कि बोल क्या रहे हैं, ठीक है। आज हमारी आवाज़ एक्चुअली नेचुरली रोबोटिक की तरह चल रही है, पता नहीं क्यों आज भारी भारी सी आवाज़ हो गई है ना। चलो तो स्क्रीन पर देखते जाओ, और ये फुल फॉर्म जो है बच्चे ये याद रख लेना, 10th क्लास में काम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला फ्लो चार्ट आप सभी को समझ में आ गया, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक अगले डायग्राम में। ये डायग्राम भी आप कहोगे सर इतना खतरनाक डायग्राम, ये कैसे याद होगा? अरे याद करना ही नहीं है, समझना है उसको, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस डायग्राम में बच्चे सेल है, और सेल के अंदर एक खूब बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दिया। बड़ा सा क्यों दिखा दिया? ताकि हमें पता चल पाए कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे क्या है? सेल, और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को और क्या बोलते हैं हम? साइटोसोल। अभी दिमाग नहीं लगाना है कुछ, बस साइटोप्लाज्म याद रखो। ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब समझना, सेल के अंदर किसने एंटर किया? ग्लूकोज ने, ठीक है। ग्लूकोज ने एंटर किया, कौन सा प्रोसेस हुआ? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बना? पाइरुविक एसिड, या उसको हम पाइरुवेट भी बोल सकते हैं। अब अगर ये पाइरुवेट को एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो इसको कहाँ एंटर करना चाहिए? बताओ भाई। अगर इस पाइरुवेट को एरोबिक रेस्पिरेशन करना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। बिल्कुल सही जवाब। तो हमने इसको एंटर करा दिया कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ क्या हुआ? कंबाइन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो लिखा हुआ है ना, विथ ऑक्सीजन एरोबिक। और ये एंटर किया, और कौन सी साइकिल शुरू हो गई? क्रैब साइकिल शुरू हो गई। तो क्रैब साइकिल में बच्चे ये क्या मिली हमें? एटीपी। कितनी एटीपी? 36 एटीपी। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी और वाटर भी बन गया। और यहाँ पे देखो और कौन सा मॉलिक्यूल बना? NaDH। NaDH क्या है? निकोटिनामाइड
एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस्ड। इसके दो फुल फॉर्म बनते हैं, NADP, NADPH, NADH। ये दोनों सेम है, इनका फुल फॉर्म ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही H हट जाता है तो ये रिड्यूस्ड भी हट जाएगा। तो निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और जैसे ही हाइड्रोजन आ जाता है तो हम ब्रैकेट में क्या लगा देते हैं, रिड्यूस्ड लगा देते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। तो यहां पे बच्चे NADH बना, ये NADH भी ना एनर्जी बनाता है आगे चल के। आगे कहां जाता है ये जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे, और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ETS। क्या बोलते हैं, ETS। और ETS का फुल फॉर्म देखो लिखा हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या लिखा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको हम ETC भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट CHAIN चेन भी हम इसको बोलते हैं। सब कुछ ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में, फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे आप ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADPH जाता है और फिर और क्या बनती है, ATP। तो कुछ ATP यहाँ पर बनती है, कुछ ATP यहाँ पर बनती है, और अल्टीमेटली 36 ATP रिलीज हो जाती है, ठीक है। बट अब सुनना, बट अगर ये जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट एनएरोबिकली रेस्पिरेशन कर रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन, तो क्या बन गया हमारे सेल में, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये डायग्राम भी आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो डायग्राम कठिन कठिन से लग रहे थे, अब आसान आसान से हो गए आपके ये दोनों ही डायग्राम, तो बड़े ही इजी है, ठीक है। इसके बाद बच्चे अगला टॉपिक जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आता है सरिता अग्रवाल, वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम मंडे को देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो जो बचा कुछ पार्ट है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ऑक्सीजन साइकिल। ये दो टॉपिक्स को आज हम समझेंगे, और फिर मंडे को जो हमारी जूम पर क्लास होगी, सॉरी हम लोग तो जूम पर नहीं करेंगे, हम लोग तो गूगल मीट पर ही करेंगे, बट आपके नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो क्लास होने वाली है उसमें हम एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नए बच्चे ऐड हुए हैं, चल बाकी सब आ चुके हैं अपना फी बुक और रिजल्ट लेके। गूगल मीट जिंदाबाद है, सही लिख रहे हो तुम लोग। चलो तो यहाँ तक सभी को समझ में आया है। 1 मिनट का गैप लेते हैं, पानी वानी पी लो, और फिर हम आगे शुरू करते हैं। सर मेरे 97 मार्क्स आए हैं बायो में, आहा क्या बात है दीपांश गेमर, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी के अच्छे मार्क्स आए होंगे, सभी के अच्छे अच्छे मार्क्स आए होंगे। तुम लोग सब लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, तो सभी ने अच्छा पेपर किया था बायो का। कौन सा रिजल्ट ऑनलाइन होगा भाई, मंजुल राय, वत्सल राय पूछ रहा है। वत्सल राय कौन सा रिजल्ट की बात कर रहे हो, 9th का क्या पता बच्चे, जब एग्जाम्स होंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी तो पढ़ाई पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस मत करो, नॉलेज पर फोकस करो। अभी नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, भले तुम्हारे एग्जाम्स हो या ना हो, आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं गैसियस एक्सचेंज इन और रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो हेडिंग है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। थिकनेस ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत ज़्यादा होगी। नो सर, इतनी रहने दो, अच्छा दिखाई दे रहा। सर अब तो बहुत कम हो गई। हाँ सर ये ठीक है। ये ठीक है कितनी बड़ी ऐसे, वो तो समझ में ही नहीं आएगा। AMOEBA सर कुछ समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ, बस ये वाली ठीक है ना,
ये सही लग रहा यस सर। है ना? चलो ठीक। हाँ सर ये ठीक है। चलिए, तो सभी लोग रेडी है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस में एंट्री किसकी होती है और एग्जिट किसकी होती है, और रेस्पिरेशन में एंट्री एग्जिट कौन कौन सी गैस की होती है? आंसर आप लोग बताएंगे। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस एंटर करती है? CO2। CO2 करती है, बहुत बढ़िया। और बाहर कौन सी गैस निकलती है? O2। O2 निकलती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो O2 है वो आप सूंघ लेते हो, ठीक है। और आप जब सूंघ लेते हो इस O2 को, उसके बाद क्या होता है, ये O2 आपके सेल्स में जाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। मतलब कि रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में एंट्री कौन से गैस की हो रही है? O2। O2 की। और फिर हम अपने मुंह से कौन सी गैस निकालते हैं बाहर? CO2। CO2। अब ध्यान से समझना, हम प्लांट की अगर हम बात करें, हम जनरली यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्लांट होता है, प्लांट बच्चे फोटोसिंथेसिस कब करता है, दिन में या रात में? सर दिन में। दिन में करता है। और प्लांट रेस्पिरेशन कब करता है, दिन में या रात में? रात में। रात में। दोनों टाइम करता है। किस टाइम? दोनों टाइम करता है। दोनों। बट नाइट टाइम में बच्चे, नाइट टाइम में रेस्पिरेशन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आपको ये पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है, आपको ये भी पता है कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना? किसका माइक ऑन है भाई? सुमित द रॉयल, माइक ऑफ कर ले बच्चे। तो अब हमें ये पढ़ना है कि प्लांट्स में बच्चे ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है, ठीक है। तो तीन चीजें होती हैं एक्चुअली। सबसे पहली जो चीज है वो है स्टोमेटा। क्या है बेटा? स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा सभी ने नाम सुना है स्टोमेटा का, राइट? स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे? लीव्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट की? लीव्स में। तो अगर हम बच्चे पत्तियों की बात करें, लीव्स की बात करें, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? स्टोमेटा। और लीव जनरली कौन से कलर की होती है, ये आपको पता ही है कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं ग्रीन फ्लैशी स्टेम की, किसकी बात करते हैं? ग्रीन फ्लैशी स्टेम। पेड़ की जो स्टेम होती है, अगर वो हरी भरी है, ग्रीन है, सॉफ्ट है, फ्लैशी है, तो वहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा? स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। और इस स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलेगा। क्या चलेगा बच्चे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलेगा, ठीक है। सभी को वीडियो और वॉइस विजिबल है बच्चे? सुनाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रही है ना? तो संजीव सक्सेना, आपके इंटरनेट में गड़बड़ होगी, है ना? 1 घंटे में कम से कम ये सेंटेंस हम 5-6 बार बोल देते हैं, है ना? चलिए, तो ऑडियो अटक अटक के आ रहा है। सर जब रात में ट्री के नीचे बैठते हैं तो ठंडा क्यों लगता है? ये रात का सीन कल बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में पूछ लेना याद से दीपांश। फिर दूसरा स्टेप आता है बच्चे, दूसरी जो चीज होती है, माइक किसी का ऑन है क्या बेटा? माइक ऑफ करके रखा करो। चलो, दूसरी जो चीज है वो है लेंटिसल्स। लेंटिसल्स, ठीक है। लेंटिकल्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? लेंटिसल्स, ठीक है। एक बार सभी लोग बोलें, क्या है ये? लेंटिसल्स। लेंटिसेल। हाँ जी, तो लेंटिसल्स। अब लेंटिसल्स, लेंटिसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं? तो ये करते हैं वुडी स्टेम में। कौन सी स्टेम में बच्चे? वुडी स्टेम में। जो लकड़ी होती है ना, जो पेड़ लकड़ी बन चुका होता है, तो वो कैसे कलर का हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। उसमें कॉर्क आ जाती है ना? एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आ जाती है बच्चे? कॉर्क आ जाती है, जो हम प्रोटेक्टिव टिश्यू में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वुडी स्टेम जो होती है, लकड़ी जो ब्राउन कलर की होती है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं क्या? लेंटिसल, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। और फिर थर्ड नंबर पर आते हैं क्या? रूट हेयर्स। क्या है बेटा? रूट हेयर्स। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ करेंगे बच्चे?
रूट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से इसका। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें ये पता चल गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरे पेड़ में अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्रीन लीव्स में और ग्रीन फ्लैशी स्टेम्स में। तो यहाँ पर स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैस कर देगा, ठीक है। और लेंटिसल्स की बात करें तो वुडी स्टेम होगी, ब्राउन कलर की जो स्टेम होती है उसमें कर देगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। उसके बाद रूट हेयर्स की बात करें तो रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली रूट्स में, और वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे दीपांश क्या लिख रहा है? सर फिर वो जाइलम प्रोसेस करते हैं। हाँ, अरे यहाँ पर बच्चे हम गैस की बात कर रहे हैं, जाइलम का तो काम पानी एब्जॉर्ब करना होता है ना। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट कराता है। यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से काम में आएगा। आपकी बुक में आधा पेज में ये दिया हुआ है, हमने आपको 3 लाइन में पढ़ा दिया, ठीक है। सिंपल सा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं फटाफट से अगला टॉपिक। सर इज स्टोमेटा प्रेजेंट इन ड्राई येलो लीव्स? हाँ बच्चे, होता है, बट उतना फिर वो देखो जो येलो लीव्स होती हैं उनकी लाइफ फिर ज़्यादा नहीं होती है, समझ रहे हो। और लाइफ ज़्यादा नहीं होती है तो वो कुछ टाइम बाद झड़ जाते हैं। बट हाँ, अगर आप बोलो कि सर येलो लीव्स में, ब्राउन लीव्स में स्टोमेटा होगा, तो हाँ बिल्कुल स्टोमेटा होगा, क्योंकि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स की सरफेस पर, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। जनरली प्लांट ग्रीन कलर की होती हैं पत्तियां, इसलिए ग्रीन कलर लिख दिया। बाकी आपका अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बाकी लीव्स में भी प्रेजेंट होगा। और एपिडर्मस एक लेयर होती है ना। एपिडर्मस तो अपन पढ़ चुके हैं ना टिश्यू में, तो एपिडर्मस में ये मिलेगा। डिटेल में बच्चे जो आपको डाउट आ रहा है, ये डिटेल में आपके क्लास 10th में क्लियर होगा, क्लास 10th के प्लांट फिजियोलॉजी में। सर कितने परसेंट होता है स्टोमेटा येलो लीव्स में? कितने परसेंट? अब बच्चे Yes, ये sir. डिटेल आपको बताए तो देखो, अब फिर वही है ना कि लीव्स भी अलग अलग टाइप्स की होती है। मोनोकॉटिलिडन लीव, डाइकॉट लीव, उसमें फिर भी शेप होता है आइसोबाइलेटरल, डॉर्सीवेंट्रल, फिर उसमें कैसा कैसा अरेंजमेंट होता है। तो अब कितने परसेंट है इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। तो सब्र करो, क्लास 10th के लिए वहाँ पे आपके ये डाउट्स क्लियर होंगे 1 साल बाद, ठीक है। बाकी और देखना हो तो गूगल करना आराम से और सीखना उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। और अब लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है आज के लिए वो है हमारे ऑक्सीजन साइकिल, या हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है सुबह और शाम में, देखते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर मंडे को हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखना। माइक किसी का ओपन है क्या अभी? यहाँ पे किसी का माइक ओपन रहता है और हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है, हल्की सी नॉइज़ सी आती है माइक से। आजकल 3-4 दिन पहले से आ रही है, तो जो भी नया नवेला बच्चा है 3-4 दिन पुराना, वही खुरापाती कर रहा होगा। चलिए, तो 31 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, काफ़ी बच्चे लेट आए हैं, है ना। चलो, तो बाकी सब चले गए होंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। अब बच्चे ध्यान से सुनना, हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ठीक। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अपन क्या लेंगे कि अपन सब लोग पिकनिक मनाने गए, ठीक है। बताओ भाई कहाँ चलें पिकनिक मनाने? लंदन। लंदन पिकनिक मनाने जाता कोई? नैनीताल। सर सिंगापुर चलते हैं चलो। सिंगापुर चल रहा है इनको। हाँ जी, मयंक मिश्रा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अमेज़न के जंगल चलते हैं, बहुत बढ़िया। तो इमेजिन करो कि अपन सब लोग अमेज़न के जंगल में घूम रहे हैं, और अमेज़न के जंगल में खूब सारे क्या लगे होते हैं, वहां पर पेड़ लगे होते हैं, है ना, फॉरेस्ट है पूरा। तो ऐसे समझो
कि उस अमेज़न के जंगल में ये एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। ये हमने क्या लगा दिया बच्चे, पेड़ लगा दिया, ठीक। ये उसकी क्या हो गई, ब्रांचेस। ये हो गई क्या, ज़मीन। तो अब हम सबको क्या लगी, भूख लगी। तो हमने अपनी यहाँ पर कारपेट डाली और अपन सब लोग यहाँ पर क्या हुए, बैठ गए, ठीक है। यहाँ बैठ के अपन लोग क्या करने लगे, मस्ती करने लगे। अब अपने ऊपर क्या है बच्चे, ट्री है, ठीक है, ट्री है। और यहाँ पर क्या निकला हुआ है, यहाँ पर ये क्या निकला हुआ है भाई, सन निकला हुआ है, सिंपल। तो अब ध्यान से सुनना और समझना, जब सन की लाइट ट्री पर पड़ेगी तो कौन सा प्रोसेस होगा, सन की लाइट जब ट्री पर पड़ेगी तो कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। अब ट्री के आसपास कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस थी बच्चे ट्री के आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कौन सी गैस अंदर गई पेड़ के, कार्बन डाइऑक्साइड। dioxide, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड, अंदर गई ट्री के, फोटोसिंथेसिस हुआ। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद बच्चे कौन सी गैस बाहर निकली, ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बच्चे कौन सी गैस बाहर निकल रही है, O2। कौन सी गैस निकल रही है, O2, ठीक है। O2, O2, अब ये जो O2 है बच्चे, ये O2 हम लोग ने क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। क्या कर लिया हमने बच्चे, इनहेल। और हम क्योंकि पिकनिक पर गए थे तो हम लोग ने खूब खाया पिया, खाया पिया तो हमारे बॉडी में कौन पहुंच चुका है, ग्लूकोज पहुंच चुका है। पेड़ ऊपर था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, तो हमारी नाकों के अंदर कौन सी गैस गई बच्चे, ऑक्सीजन। तो हमने एक प्रोसेस शुरू Oxygen. किया। कौन सा प्रोसेस शुरू किया हमारी बॉडी ने, रेस्पिरेशन। कौन सा प्रोसेस शुरू हुआ, Respiration. रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में ध्यान से समझना, ऑक्सीजन की क्या हुई, एंट्री। हमारी बॉडी ने क्या किया, रेस्पिरेशन। और कौन सी गैस बाहर निकाली हमने रेस्पिरेशन के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या कर दी, बाहर निकाल दी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर पेड़ ने ले ली। तो पेड़ ने कौन सा हाँ प्रोसेस सर, किया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से कौन सी Photosynthesis. गैस बाहर निकली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर से हमने इनहेल कर ली तो क्या हुआ, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से कौन सी गैस बाहर आई, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन फिर से डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पेड़ ने इनहेल किया तो कौन सा प्रोसेस हुआ, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस, तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये जो कार्बन लाइफ डाइऑक्साइड साइकिल। और ऑक्सीजन है, इसकी क्या बन गई बच्चे, एक साइकिल बन गई। माइक ऑफ करो, डिस्टरबेंस हो रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्या बन गई, साइकिल बन गई। और इस साइकिल में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से, एक फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व है और दूसरा कौन सा इन्वॉल्व है बच्चे, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। ये तो हमने पेड़ की और अपनी बात कर ली। बट अगर हम बात करते हैं सिर्फ प्लांट की, अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम दिन की बात करते हैं, ठीक है, तो डे के टाइम बच्चे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अगर हम बेटा ये मंजू वत्सल राय, माइक ऑफ करो अपना बच्चे। संदीप माइक सक्सेना, ऑन करो। माइक ऑन नहीं करेगा अब कोई। या तो आप लोग कोई शांत जगह बैठो जहाँ डिस्टरबेंस ना हो रहा हो, या तो अपना माइक ऑफ करके रहो। चलिए, तो दिन में बच्चे फोटोसिंथेसिस हो रहा है और रात में बच्चे मैक्सिमम कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चे कि दिन में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। दिन में फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और रात को तो बिना धूप के थोड़ी फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक। और अगर हम रात की बात करें तो मैक्सिमम रेस्पिरेशन कहाँ होता है, कब होता है, रात में होता है, ठीक। रात में। बट सुनना ध्यान से, बट एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसी कंडीशन आती है जब फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, क्या, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बराबर होता है रेट ऑफ, ये लाउड स्पीकर पे कौन है, ईयरफोन लगाओ, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बच्चे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और ये कब होगा, ये होता है डॉन एंड डस्क के टाइम। Sir, Sumet marks is open. बेटा माइक ऑफ करो, तुम लोग पिट जाओगे वहीं आके, उसके मारेंगे अभी तुम लोग को।
माइक ऑफ करो, माइक ऑन नहीं होना चाहिए अब किसी का, बिल्कुल जो है टाइप करके लिखें। गुस्सा दिला दो तो तुम लोग बीच बीच में। चलिए, तो यहां पे बच्चे डॉन और डस्क की बात करते हैं। डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जब सन निकलता है, ठीक है। और डस्क क्या होता है? लेट इवनिंग का टाइम, ठीक है। लेट इवनिंग का टाइम क्या होता है? डस्क होता है। तो बच्चे एक ऐसा टाइम होता है कि जब फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है, इनका जो रेट है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलेंगे बेटे? कंपनसेशन पॉइंट। और इस कंपनसेशन पॉइंट जब होता है उस टाइम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बराबर होता है किसके? रेट ऑफ रेस्पिरेशन के, ठीक है। और ये कब होगा? ये होगा कब? सुबह के टाइम और होगा शाम के टाइम, सिंपल। बट अगर हम बात करें बच्चे कि दिन में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिन में हमें कौन से टाइम मिलेगा? दिन का कौन सा टाइम? 12 बजे आफ्टरनून में, है ना। 12 बजे आफ्टरनून में हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि उस टाइम 12 बजे जो सन होता है वो टॉप पर होता है, पेड़ के बिल्कुल टॉप पर होता है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से सनलाइट उसको अवेलेबल होती है। 12 बजे के पहले भी धूप कम हो जाती है, 12 बजे के बाद भी थोड़ा सा जो सन है वो आउट ऑफ लाइन चला जाता है, तो सनलाइट कम हो जाती है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो अगर आप ये चीज़ देखोगे बच्चे पेज नंबर 100 एंड 101 पर, ठीक है, आपकी सरिता अग्रवाल बुक के पेज 100 और 101 पर ये भी हम कवर कर चुके हैं, हमने ये चीज़ सीख ली है, ठीक है बच्चे। तो आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ये कंपनसेशन पॉइंट याद कर लेना, डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, आपको हमने 2 लाइनों में समझा दिया। यहाँ पे 2 पेज आपको मिल जाएंगे सरिता अग्रवाल बुक में, आपका काम है उसको रीड करना, ठीक है। चल, तो आज जो लेक्चर है वो यहीं रोकते हैं। और हाँ जी, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस YouTube चैनल को, अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।